देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलसी चुनाव में 5 प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। महागठबंधन ने तय किए अपने उम्मीदवारों के नाम। आरजेडी से 4, भाकपा माले का 1 और उम्मीदवार शामिल। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर पूरी जानकारी दी है। आरजेडी की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम। बिहार में 21 मार्च को एमएलसी के लिए वोटिंग होनी है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 5 प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है, जिसमें महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। वहीं आरजेडी से 4, भाकपा माले का 1 उम्मीदवार शामिल है। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और ये लिस्ट है जिन जिन का नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी का भी नाम है और राष्ट्रीय जनता दल, इनकी ओर से पूरी लिस्ट जारी की गई है। आरजेडी से 4 और भाकपा माले से 1 को जगह दी गई है। तो एमएलसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और वहीं आपको बता दें कि 5 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। नामों को तय करने के लिए भी पूरी रणनीति तैयार की गई थी। किस किस का नाम इसमें शामिल हो उसको लेकर के भी मंथन हुआ था और ये तो तय था कि राबड़ी देवी का नाम तो इसमें शामिल होगा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम इसमें शामिल है और आपको दिखा रहे हैं वो लिस्ट भी हम साथ के साथ, जिसमें तमाम अन्य प्रत्याशियों के भी नाम शामिल हैं। महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। क्या समीकरण बैठा है, इसके मुताबिक भी जल्द ही जानकारी हम लेंगे। किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, इसको लेकर के भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, एमएलसी चुनावों के लिए 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, जिसमें आरजेडी से 4 है विधायक और 1 भाकपा से विधायक है। इस समीकरण को देखते हुए क्या लगता है कि क्या रणनीति बनाई गई होगी? स्पष्ट है कि आरजेडी ने जिस तरीके से अपने आरजेडी या यूं कहें कि महागठबंधन ने जिस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, उसमें एक तरफ तो जहां राबड़ी देवी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और तो ये तय माना जा रहा था कि वो फिर से जाएंगी, लेकिन इसमें जो और अन्य नाम है जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और जब बिहार में आरजेडी की सरकार रही है तब ये अहम विभाग में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा सैयद फैसल अली 2019 के चुनाव में शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे। हालांकि उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उनको बीजेपी की रमा देवी ने हराया था। और इसमें एक जो नाम है वो उर्मिला ठाकुर का है। उर्मिला ठाकुर जो है अति पिछड़ा समाज से आती है। वो कुछ समय पहले तक वो आरजेडी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष थी, यानी वो आरजेडी की प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष थी और पार्टी में वो लगातार सक्रिय रहती थी। तो इस बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर कोई कार्यकर्ता है पार्टी का जो तन मन धन से काम करता है तो पार्टी उसको उचित समय पर पारितोषिक देती है। उर्मिला ठाकुर चूंकि अति पिछड़ा समाज से आती हैं, तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि वो अति पिछड़ा समाज की अनदेखी नहीं कर रही है पार्टी। जहां तक भाकपा माले की उम्मीदवार शशि यादव है, तो शशि यादव की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो वैसी महिलाएं जो अपने हक और हुकूक के लिए सड़क पर उतरती हैं, तो उनके लिए वो बराबर आवाज बनती रहती हैं। वो एपवास से भी जुड़ी हुई हैं, जो कि भाकपा माले की महिला विंग है और एपवास में वो सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पार्टी के जो भी प्रदर्शन होता है उसमें वो सक्रिय रूप से सामने भी रहती हैं और उसके बाद से वो उन प्रदर्शन में हिस्सा भी लेती है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात ये कि एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 11 सीटों को लेकर के नामांकन होने से, जिसमें से बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जदयू की तरफ से सीएम नीतीश कुमार और खालिद अनवर ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और बीजेपी के समर्थन से हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। अब जब महागठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं
तो ये तय माना जा रहा है कि 11 मार्च को 11 बजे ये लोग नॉमिनेशन करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एक बात जरूर बिल्कुल सामने आई थी, हालांकि ये बात आरजेडी के सूत्रों का कहना था कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव माफ करेंगे विधान परिषद चुनाव में एमएलसी सीट के लिए एक भी सीट नहीं दी गई। वो कारण ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका समर्थन महागठबंधन के अन्य दलों ने किया था, जिसके एवज में कांग्रेस के जो विधान पार्षद हैं वो महागठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। तो कुल मिलाजुला करके ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन जो है अपनी आपसी तालमेल और रणनीति के हिसाब से उसने अपने प्रत्याशियों के नाम को तय किया है। और अब देखना ये है कि 11 तारीख को ये कितने बजे जाते हैं। लेकिन सुजीत, क्या कांग्रेस की ओर से ये डिमांड रखी गई थी कि वो भी एमएलसी उम्मीदवार चाहते हैं? ऐसी कोई बातचीत आई सामने? स्थिति अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया राजद सूत्रों का यह स्पष्ट रूप से कहना था कि क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जो अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे जब वो खड़े थे तो ये तय हुआ था कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के अन्य दल जो है वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। ठीक है सुजीत, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लालू के करीबी पर आईटी का शिकंजा, राजद एमएलसी विनोद जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पड़ी है। वही आपको बता दें, टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पटना स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है। माना जा रहा है कि जहां पर आईटी का छापा पड़ा है वो लालू के करीबी माने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, राजद एमएलसी विनोद जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई सामने आई है। सुजीत हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, लालू के करीबी पर आईटी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी देर से ये रेड चल रही है और क्या ये रेड खत्म हो गई है? जी कीर्ति, मैं बता दूं कि ये रेड जो है आज सुबह अचानक विनोद जायसवाल के अगम कदमकुआं स्थित आवास पर पड़ी। और उस आवास पर वो जो आवास है काफी बहुत ही आलीशान आवास है वो, और उस आवास पर जो पड़ी शुरू में हालांकि लोगों को समझ में ये नहीं आया कि रेड क्या है। हालांकि बाद में बात जाकर सामने आई कि इनकम टैक्स की रेड है और ये कोलकाता की आई हुई टीम ने इस रेड को मारा है। विनोद जायसवाल की गिनती आरजेडी जो शीर्ष नेतृत्व है उनके सबसे नजदीकी लोगों में होते हैं और बताया ये भी जा रहा है कि वो शराब के भी कारोबारी हैं। और जो सूचना प्राथमिक स्तर से अभी हमें मिल पा रही है उसके अनुसार ये पूरा मामला टैक्स चोरी को लेकर के है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में आईटी की तरफ से या जो भी अधिकारी हैं उन्होंने कुछ भी कहने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। इंतजार ये है कि जब अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा कि जो हमें सूचना मिल रही थी उसके हिसाब से अभी छापेमारी कुछ समय पहले तक चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि उसके बाद से क्या जानकारियां सामने आती हैं आईटी की तरफ से या पार्टी की तरफ से। अगर कोई कुछ बयान आता है तो किस तरह का आता है। लेकिन हाँ, ये है कि विनोद जायसवाल की पार्टी में एक अच्छी पकड़ मानी जाती थी। विनोद जायसवाल जो है पार्टी के कद्दावर नेताओं में माने जाते थे और उनकी नजदीकी आरजेडी के श्रेष्ठ नेतृत्व से बिल्कुल जाहिर है। ठीक है सुजीत, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पटना स्थित आवास पर आईटी की रेड पड़ी है। और आपको बता दें कि इसमें टैक्स चोरी के मसले पर आईटी की रेड पड़ी है। इधर एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे, जहां करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। कहा यह जा रहा है कि रूठे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लोग एनडीए के हिस्सा है और हम लोग एक साथ है और सीट बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही मुलाकात के बाद संजय जायसवाल ने कहा शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने आए हैं और साथ ही हैं, मिलते रहते हैं।
और महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती कर दी है। लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ अब कम होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और जीवन यापन आसान करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो आपको बता दें कि लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से गैस सिलेंडर के दामों को सस्ता किया गया है और सीधा 100 रुपए घटा दिया गया है। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है। लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने का ये बड़ा मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का तोहफा दिया है मोदी जी, अच्छी बात है। और भी राहत देना चाहिए। अब गैस ही नहीं है, जैसे कि राशन का सामान है, हर चीज़ है जिस पर GST लगा हुआ है, उस पर भी उनको राहत देना चाहिए। सिर्फ 100 रुपया गैस पर करने से महिला थोड़ी खुश होगी, उनको आगे और सोचना चाहिए महिला के लिए। ये तो 100 रुपया किए हैं, वो तो अच्छे किए हैं, वो तो उनके लिए तारीफ आई है कि आज वुमेंस डे पर महिला लोग के लिए कुछ राहत किए हैं। मगर और जो चीज़ है जैसे राशन वगैरह हर चीज़, उस पर भी उनको देखना, नज़र डालना चाहिए। आज महिला दिवस है तो इसके लिए अगर ये है तो ये अच्छी बात हुई है कि 100 रुपया कम हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू भी रहना चाहिए। और मोदी जी ऐसे तो सब कुछ जो भी महिला लोग के लिए करते हैं, बहुत करते आए हैं। और ये बहुत मतलब ये खुशी की बात है कि 100 रुपीज़ कम हुआ है, लेकिन ये आगे अब कंटिन्यू रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। कहना है कि 100 रुपया कम किए हैं तो ठीक है, थोड़ा और कम कर देते। हम लोग के आज महिला दिवस है, उस पर 100 रुपया कुछ और कम कर देते सर, तो हम लोग के कुछ और मदद हो जाता है, कुछ और राहत मिलता, इसी कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मोतिहारी नगर निगम वैध तरीके से अवैध टैक्स की वसूली जमा करा रही है और पुलिस प्रशासन के लोग आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं, जिसको लेकर के एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि सदर एसपी शिखर चौधरी के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है और इसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एएसपी सदर को बताया जा रहा है और डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि एसडीओ साहब को भेजकर एक संयुक्त टीम इसकी जांच करेगी और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बाईपास जो क्षेत्र है वो बेतिया की ओर जाता है, तो ये नियमानुकूल नहीं है, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि को लेकर के पूरा भागलपुर भक्तिमय हो गया है। जिले के सभी मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। वहीं बृहदेश्वर नाथ मंदिर में आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर के पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की। और वहीं नेपाल के रौतहट जिला के मौलापुर स्थित पुरातात्विक महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां 5 दिवसीय मधानी महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक अभिनेता गोविंदा महाशिवरात्रि पर पुरातात्विक शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जहां देश में महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इसे लेकर फारबिसगंज में शिवालय मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु भगवान महादेव का दर्शन करने पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। वहीं शिवरात्रि के दौरान भक्तों में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। इस बार जो है कुछ भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ है, हर साल के भांति इस बार ज़्यादा हुआ है। और शाम में जो है बाबा का बारात नगर भ्रमण के लिए निकलेगा, जिसमें कि मैं आपके चैनल से सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रण देना चाहता हूं। सभी आए 7 बजे संध्या बड़ा शिवालय से नगर भ्रमण के लिए बाबा का बारात निकाला जाएगा और विशेष रूप से भंडारा की व्यवस्था किया गया, प्रसाद वितरण होगा और सभी से आग्रह है जो आए और बाबा का विवाह का आनंद ले, देखें, सौभाग्य प्राप्त करें। इस बार मैहर में बाबा की सनातन धर्म की जागृति बढ़ती ही जा रही है। भक्त में बढ़ते ही जा रहा है। सनातन धर्म का पूरा जो है
बिल्कुल शिवराम में, राम शिव में, वहाँ से अयोध्या से लेकर यहाँ तक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का व्रत है ना, महाभोलेनाथ का यह महाकाल स्वरूप भोलेनाथ का यह सबसे बड़ा व्रत है। जागरण की रात, अगर कोई जागरण कर ले वो मानव हमेशा के लिए जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और अब खबर किशनगंज से, जहां पर पहाड़कट थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका की गला दबा करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के परिजनों को शादी से ऐतराज था, जिसके चलते युवक ने युवती को गांव से बाहर ले जाकर के मौत के घाट उतार दिया। और वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया में तो अब यही लग रहा है कि इसके प्रेमिका को द्वारा गर्दन में वो उसकी दुपट्टा से बांध करके उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ लोगों ने बताया कि इसका बलात्कार करने की भी संभावना है, तो हम लोग सारे बिंदु पर जांच करेंगे। अभी तुरंत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं, जिसमें डॉक्टर से भी राय ली जाएगी क्या इनके साथ कुछ गलत हुआ है। गलत हुआ तो फिर उसी ढंग से कार्रवाई की जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द पकड़ लेंगे एक्यूज को। हमारे लड़कियों से 2-4 दिन से बहुत परेशानी कर रहा था। वो फ़ोन पे बोला भी है आज आधे घंटे के बाद मैं मार दूंगा। उसने ठीक आधे घंटे के बाद उसने मार दिया और यहाँ से भी उसको किडनैप करके लेके गया गांव से। हाँ, उसके मोटरसाइकिल में 2 आदमी थे। कोई देखा था ऐसा कुछ? नहीं, जो आदमी बाहर वाले कोई देखा था, बोला कि 2 आदमी वो लोग थे। अच्छा, हम तो आंखों से नहीं देखे हैं, मगर बोला अभी भी बोल के गया 2 आदमी मोटरसाइकिल पे। वो लोग जब मार के गए ना, जब हम बच्चे लाश लेके नहीं गया तो उस टाइम वो लोग जा रहा था तो 2 आदमी दूसरे आदमी ने देखा। आज 12 बजे फोन 11:30 बजे 12 बजे घंटे में फोन तो मैं हेलो को मुख चिन्ह मैंने खेती कुछ आमद भेले कना फिर कुछ एक बात मैंने कौन बात कुछ ये भेले मैं तुम्हारा मेरे ना रिश्ता को खुशबू ने तना मीनू वो तो रिश्ता होंगे या मेसा बाड़ी और मोर अब्बा मना कर दिबेनी मोर अब्बा कुछ नी दिबेन ना तो बोले एक देखालें बोले वक्त बोले मैं आज मारे दूँ बोले सबसे बोले जो आधा घंटा बाद फिर वहाँ दोबारा मुट्ठी फोन कर ली। और वहीं पूर्वी चंपारण के छोड़ा दानो थाना क्षेत्र में एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं घर में आग लगने के बाद विस्फोट भी हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को बुलाना पड़ा और वहीं 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है। होती घड़ी वीडियो बनाता सानू